नमस्कार मित्रों, तोभ्यम की टू सक्सेस यूट्यूब चैनल पर आपका पुनः स्वागत है। अब तक आप तोभ्यम और उसकी सारी टीम से वाकिफ हो चुके होंगे और आपने इसकी गुणवत्ता को भी परख लिया होगा। अपने पिछले वीडियो में मैंने आपसे निवेदन किया था कि मेरे जो करंट अफेयर्स की क्लासेस शुरू होंगी उसके पहले इस वीडियो को जरूर देखिएगा। तो मेरे पिछले वीडियो को जो करंट अफेयर्स के बारे में है कि हमें कैसे उसका अध्ययन करना है, उम्मीद है आप लोगों ने देखा होगा। जिन लोगों ने नहीं देखा है उसको एक बार मैं कहूँगा, बहुत सीमित समय का है, उसको जरूर एक बार देख लें। तो आज से हमारी करंट अफेयर्स की क्लासेस शुरू हो रही हैं। मई के पहले सप्ताह से मैं शुरू कर रहा हूँ आपके लिए, और उत्तरोत्तर एक सप्ताह का वीडियो मैं कोशिश करूँगा कि एक सप्ताह को मैं कवर कर लूँ, और कितना समय लगेगा ये तो देखने की बात होगी। तो जो मैंने पहला टॉपिक लिया है आज के पहले वीडियो की जो शुरुआत मैं कर रहा हूँ, वो एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। अंतर्राष्ट्रीय बजट भागीदारी द्वारा किए गए ओपन बजट सर्वेक्षण में भारत बजट पारदर्शिता एवं जवाबदेही के मामले में 117 देशों में, यानी 117 देशों की ये लिस्ट बनी थी। इसमें भारत कुल 100 अंक निर्धारित किए गए थे, मैक्सिमम अंक जो थे वो 100 थे। इसमें भारत को 49 नंबर मिला है, 49, और इस अंक को प्राप्त करने के बाद वो पहुंचा है 53वें स्थान पर। तो अभी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मुझे यहां पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है वो ये कि अंतर्राष्ट्रीय बजट ओपन बजट सर्वेक्षण में भारत को कौन सा स्थान मिला है। तो इतने अगर पूछता है प्रश्न तो उसका संक्षिप्त उत्तर आप क्या दे देंगे कि भारत को 53वां स्थान प्राप्त हुआ है। अब अगर इसमें क्वेश्चन को थोड़ा सा और बेहतर बनाना चाहता है या वो चाहता है कि थोड़ा कठिन बनाया जाए, तो पूछ सकता है कि ओपन बजट सर्वेक्षण में पहले स्थान पर भारत 53वें स्थान पर है और पहले स्थान पर कौन है, तो आप बता देंगे कि न्यूजीलैंड इस रैंकिंग में पहले स्थान पर है। तो ये तो मैंने क्वेश्चंस की बात की कि क्वेश्चन क्या हो सकते हैं। अभी और भी क्वेश्चन अगर बनेंगे हमारे इस एनालिसिस के दौरान तो उसको भी हम देख लेंगे। तो सबसे पहले तो ये बात करें कि ये देशों को लेकर बनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 117 देशों को शामिल किया गया इसमें। और बजट जो सरकार का एक तरीके से कह सकते हैं कि वैचारिक आईना होता है, यानी सरकार की विचारधारा क्या है, किन तबकों के बारे में उसकी सोच ज्यादा मजबूत है या किन तबकों के लिए वो ज्यादा काम करना चाहता है, देश के विकास की रूपरेखा वो क्या तय कर रहा है, इसके लिए वो बजट जो पेश करता है उसमें आप देखोगे कि स्पष्ट तौर पर जो आर्थिक मामलों के जानकार लोग हैं वो बता देते हैं कि सरकार का बजट क्या दर्शा रहा है। तो बजट को तैयार करने के लिए वहां के आम लोगों की कितनी सहभागिता सुनिश्चित की गई, यानी कितने लोगों से राय मशवरा किया गया कि हम बजट तैयार करने जा रहे हैं, आपकी आवश्यकताएं क्या हैं, आप इस बजट में क्या चाहते हो, आपकी जरूरतें क्या हैं, सरकार कितने लोगों से जुड़ती है इस बजट को तैयार करने में। एक लोकतांत्रिक देश की पहचान होती है कि उसको शासन चलाने में लोगों की सहभागिता अधिक से अधिक सुनिश्चित की जाए। ये लोकतंत्र की, मजबूत लोकतंत्र की, विकसित लोकतंत्र की पहचान है। ठीक उसी तरीके से जो विकसित राष्ट्र हैं वो अपने देश के लोगों को बजट प्रस्तुत करने के पहले एक आम राय लेते हैं कि उनकी आवश्यकताएं क्या हैं, और उसके आधार पर बजट को तैयार किया जाता है। इस तरह से जो रैंकिंग बनाई गई, भारत के सरकार चलाने वालों ने कितने लोगों को इसमें शामिल किया, या कह लीजिए कि कितना वो जनता से जुड़ पाए, कितना जनता की समस्याओं को समझ पाए, इन सारी चीजों को देखते हुए
जो अंतर्राष्ट्रीय मानक बना हुआ है, उस मानक पर जब हमें अंक दिया गया तो हम 50% को टच करते हुए थोड़ा सा एक अंक उससे नीचे गिर गए, यानी 49 नंबर हम पाए, लेकिन रैंकिंग में हम 50 पार कर गए और हम पहुंचे 53वें स्थान पे। तो ओपन बजट सर्वेक्षण में मुझे लगता है कि अब आप इस कॉन्सेप्ट को भी समझ गए होंगे, इसकी अवधारणा को भी समझ गए होंगे कि दरअसल इस सर्वेक्षण के माध्यम से जो सर्वेक्षणकर्ता हैं वो क्या चाहते हैं और क्या वो दुनिया को दिखाना चाहते हैं। तो हमने पारदर्शिता रखी है, पूर्ण रूप से पारदर्शिता का उल्लंघन नहीं किया है, लेकिन जैसा कि विकसित राष्ट्रों में है, जैसा कि न्यूजीलैंड की बात आप कर लो उस तरह से, तो उसमें अभी हम बहुत पीछे हैं। तो ठीक है, हम और आगे बढ़ेंगे। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि ये भारत जो है इसमें 53वें स्थान पर है संघ अंकों में से 49 अंक प्राप्त करके, और न्यूजीलैंड को इसमें पहला स्थान दिया गया है। तो आप याद रखिएगा, ओपन बजट सर्वेक्षण भारत 53वें स्थान पर 2020 की ये बात कर रहा है। और एक चीज मैं आपको बता दूं कि थोड़ा सा अगर हम अपने आसपास, हम लोगों के मन में उत्सुकता होती है किसी भी चीज को लेकर कि हमारे पड़ोसियों की स्थिति क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि आपको अच्छा लगेगा ये सुन के कि हमारे पड़ोसियों की स्थिति भारत से खराब है। यानी भारत दक्षिण एशिया के अन्य देशों, पाकिस्तान हुआ, अफगानिस्तान हुआ, बांग्लादेश हुआ, भूटान हुआ, नेपाल हुआ, श्रीलंका हुआ, इन सबसे बेहतर स्थिति में है। और जो एक मजबूत देश हमारे पूर्व में स्थित है उससे भी हम अच्छे हैं, बेहतर हैं। कौन? चीन। तो चीन से भी हम बेहतर हैं, इसको भी आप याद रखिएगा। अब आते हैं दूसरे प्रश्न पे। गोरखपुर के टेरिकोटा शिल्प कला को, गोरखपुर के टेरिकोटा शिल्प कला को जीआई टैग मिला है। जीआई टैग जियोग्राफिकल इंडिकेशन, जियोग्राफिकल इंडिकेशन ये टैग मिला है गोरखपुर का टेरिकोटा शिल्प। गोरखपुर में एक गांव है औरंगाबाद, यहां पर मूर्ति कला एक है जिसमें एक ही रंग के मूर्तियों को मिट्टी से बनाया जाता है, जिसको टेरिकोटा नाम दिया गया। और इसको, इस क्षेत्र का जो है वो कह लीजिए कि विशेष पहचान, जीआई टैग की जब हम बात करते हैं, जियोग्राफिकल इंडिकेशन की जब हम बात करते हैं, तो ये किससे जुड़ा हुआ है? ये उस स्थानिक क्षेत्र की विशेषता से जुड़ा हुआ है। यानी एक स्थान विशेष में वहां के संसाधनों का प्रयोग करते हुए उस वस्तु का प्राकृतिक तौर पर या मानव के द्वारा उसका निर्माण किया जा रहा है, तो उस स्थान विशेष से उसकी पहचान जुड़ी हुई है। तो 1999 में भारतीय संसद ने रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन कानून बनाया था। एक 1999 में रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन कानून बनाया था संसद ने, जिसके तहत ये निश्चित किया गया कि हम किसी स्थान विशेष की विशेषताओं को दर्शाने वाले या उस क्षेत्र विशेष से जुड़े हुए वस्तुओं को जब जीआई टैग दे देंगे तो उसका किसी राज्य, दूसरे राज्य द्वारा, दूसरे स्थान द्वारा उसका प्रयोग, व्यापारिक प्रयोग नहीं किया जा सकेगा। ये क्यों किया जाता है? दरअसल वो, अब जैसे गोरखपुर के टेरिकोटा को, शिल्पकला को जो मिला ये जीआई टैग, तो अब इसकी एक पहचान बनी। आज हम चर्चा ही क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इसको जीआई टैग मिला। राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी एक पहचान बनी, लोग इसके बारे में जानना चाहेंगे, उस कला से उत्पादित वस्तुओं को खरीदना चाहेंगे।
तो उस व्यवसाय में लगे लोगों को रोजगार मिलेगा, और सिर्फ रोजगार ही नहीं मिलेगा बल्कि इनके विकास के, उनके जीवन स्तर के ऊंचा होने की संभावनाएं भी बढ़ेंगी। तो अब तक 300 से ज्यादा, अभी आप अगला पॉइंट भी देखोगे कि तूतीकोरिन जो तमिलनाडु में है, वहां के कोविलपट्टी कडालाई, थोड़ा मुश्किल नाम है, कोविलपट्टी कडालाई मिठाई है ना, उसको भी जीआई टैग मिला है। तो अब आप कभी भी उस क्षेत्र में जाओगे तो एक बार आपकी इच्छा जरूर होगी कि भाई ये कोविलपट्टी कडालाई क्या है, जरा इसको भी टेस्ट कर लिया जाए, क्योंकि इसको जीआई टैग मिला था। तो आपके अंदर ये भावना आई क्योंकि आपने पढ़ा और जाना कि भाई एक क्षेत्र की विशेषता है ये, तो उसको रोजगार मिला कि नहीं मिला। ठीक उसी तरीके से आप गोरखपुर कभी आओगे तो वहां भाई खोजोगे कि टेरिकोटा की मूर्तियां क्या हैं, जीआई टैग मिला है, जरा मैं जानना चाहता हूं, मैं खरीदना चाहता हूं। तो स्वाभाविक है कि उसकी जो है एक मार्केट बनेगा उसका। इसी तरीके से आप अगला देखिए कि कश्मीरी केसर, केसर को भी जीआई टैग मिला है। खैर ये तो बहुत फेमस है, आप कभी कश्मीर गए होंगे, जो भी लोग गए होंगे, वो केसर भारत में मसाले में भी प्रयोग किया जाता है, खाने पीने की चीज़ों में वो केसर का इस्तेमाल किया जाता है, बड़ा महकता है, टेस्ट भी उसका अच्छा होता है। तो ये उस कश्मीर क्षेत्र की विशेषता है केसर, तो लोग लाते हैं उसको खरीद के तो जीआई टैग मिला है उसको। तो मेरे ख्याल से आप जियोग्राफिकल इंडिकेशन जीआई टैग की बात जो हम कर रहे हैं उसको आप समझ चुके हैं कि जीआई टैग क्या है। तो बहुत सारी चीजें मिली हैं और लोगों को मिला है, 300 के लगभग प्रोडक्ट को मिला है, लेकिन हम इधर चर्चा कर रहे हैं 3 चीजों की, टेरिकोटा गोरखपुर की, तूतीकोरिन यानी तमिलनाडु के कोविलपट्टी कडालाई मिठाई की, और कश्मीर के केसर की बात कर रहे हैं। तो इन तीनों चीजों को आप देखो तो अब आपको जीआई का कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया, उससे जुड़ा जो भारतीय संसद द्वारा बनाया गया कानून था उसकी भी आपको जानकारी हो गई, और तीसरी चीज कि अब आप जाइएगा तो इन चीजों को ट्राई कीजिएगा। थैंक यू। उसके बाद अगला पॉइंट हमारा आता है, रामायण दुनिया का सबसे ज्यादा देखने वाला कार्यक्रम बन गया, दुनिया में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला कार्यक्रम। तमाम आपने हॉलीवुड और बॉलीवुड की चीजों को देखा होगा, लेकिन भैया ये जो अपना मुकाम हासिल किया है, 65 करोड़ से ज्यादा लोगों ने रामायण को देखा। 80s के दशक में, नहीं 80s के दशक में बना था रामायण। रामानंद सागर जी जो एक मशहूर निर्माता हैं बॉलीवुड के, है नहीं बल्कि थे, उन्होंने ये बनाया था रामायण, बड़ी तबीयत से बनाया था। और अगर जो हिंदू लोग हैं वो तो उनके लिए एक पवित्र धार्मिक ग्रंथ है ये, लेकिन जो अन्य धर्मों के लोग हैं उनके लिए आप कह सकते हैं कि मानव जीवन को बेहतर ढंग से जीने का तरीका इसमें बताया गया। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम, उनके जीवन गाथा, और एक परिवार में किस तरीके से रहना चाहिए, समर्पण भाव, त्याग, ये सारी चीजें ये सिखाता है। और बेहद आश्चर्य की बात है जब हम भौतिकवादी इस युग में रामायण की बात कर रहे हैं और इसकी इतनी लोकप्रिय होने की बात कर रहे हैं कि आज के दौर में भी ये इतना लोकप्रिय हुआ है, तो स्वाभाविक है कि अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, बड़ा अचीवमेंट है। तो अब इसको मुझे नहीं लगता कि आपको रटने की जरूरत पड़ेगी कि रामायण दुनिया में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला कार्यक्रम बना, 65 करोड़ लोगों ने देखा, दूरदर्शन पे इसका प्रसारण हुआ। जनता की एक बेहद मांग थी, लॉकडाउन में वो घरों में बंद हैं, परिवार साथ में रह रहा है, तो एक जो है सांस्कारिक परिवार को किस तरीके से आपसी सहयोग और सामंजस्य स्थापित करना चाहिए, उसके लिए एक आदर्श है ये। तो रामायण और महाभारत चल रहा है दूरदर्शन पर और इसका आनंद लोग ले रहे हैं, आप भी ले रहे होंगे। अगला पॉइंट है कि जो एक वैश्विक महामारी कोरोना ने भयाक्रांत किया हुआ है, तो गोवा के लोग मजे में हैं क्योंकि गोवा ने अपने आप को कोरोना मुक्त राज्य घोषित कर दिया है और भारत का पहला राज्य है जिसने
अपने आप को कोरोना मुक्त घोषित किया। तो अब मणिपुर भी आ गया है कि भैया हमारे यहाँ तो सिर्फ एक पेशेंट था जिसको हमने पूर्णतः ठीक कर दिया, तो अब हम भी हैं लाइन में। तो एक पश्चिम का राज्य, महाराष्ट्र के बिल्कुल बगल का, समुद्र से सटा हुआ राज्य, छोटा सा राज्य गोवा, उसने अपने आप को पूर्णतः क्या किया, कोरोना मुक्त घोषित कर दिया। बड़ी सुंदर जगह है पर्यटन के लिए। और दूसरा मणिपुर, पूर्वोत्तर का राज्य। तो बिल्कुल अलग अलग दिशाओं के ये दोनों राज्य हैं, एक पूर्वोत्तर का राज्य और एक पश्चिम का राज्य। तो दोनों महत्वपूर्ण ये है कि गोवा जो है वो पहला राज्य बना है जो कि पूर्णतः कोरोना मुक्त अपने आप को घोषित कर चुका है। चलिए, इनके छुट्टी मिली इन लोगों को कोरोना से। हाँ, दूसरी चीज, नेक्स्ट टॉपिक जो है वो मनरेगा श्रमिकों को रोजगार देने के मामले में छत्तीसगढ़ राज्य जो है वो पहले स्थान पर आया है और राजस्थान इसमें दूसरे स्थान पर है, उत्तर प्रदेश तीसरे स्थान पे। तो सबसे पहली चीज तो ये कि भैया मनरेगा है क्या। ग्रामीण क्षेत्रों में जो गरीबी रेखा के नीचे के रहने वाले लोग हैं, जिन्होंने जॉब कार्ड अपना बनवाया हुआ है, उनके रोजगार की व्यवस्था करता है ये कार्यक्रम। केंद्र सरकार द्वारा राज्यों के समर्थन के साथ चलाया जाने वाला दुनिया का सबसे बड़ा कार्यक्रम आप कह सकते हो कि है, जिसमें 2005 में जब नरेगा के नाम से आया था तो 100 दिन की मजदूरी, लेकिन अभी पिछले वर्षों में ही इसे अब थोड़ा और आगे बढ़ाया गया और 150 दिन, 150 एक वर्ष में कार्य दिवस उनको काम दिए जाएंगे। अगर काम नहीं भी मिलता है तो भी उनको उतने दिन का वेतन दिया जाएगा। दरअसल इसके पीछे जो कारण था वो ये था कि जो गरीब लोग हैं उनका भोजन चलता रहे, वो भूख से न मरे, इसलिए उनकी न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ये कार्य किया गया। तो छत्तीसगढ़ ऐसे गरीब लोगों को रोजगार देने में मनरेगा के माध्यम से पहले स्थान पर है। और चूंकि हम उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए हैं इसलिए उत्तर प्रदेश का स्थान भी आप याद रखिएगा, तीसरा है उत्तर प्रदेश का स्थान, और बीच में आपका दूसरे नंबर पर है राजस्थान। मैं निवेदन करूंगा कि थोड़ा सा इसको आप हाईलाइट कर दीजिए जिससे बच्चे लिख सकें इसको। तो अब अगला हमारा टॉपिक है कि रिम ऑफ पैसिफिक। रिम ऑफ पैसिफिक ये दुनिया का सबसे बड़ा नौसैनिक अभ्यास, ये दुनिया का सबसे बड़ा नौसैनिक अभ्यास है रिम ऑफ पैसिफिक, जो हर सम वर्ष में यानी 2018 में, फिर 20 में, फिर 22 में, फिर 24 में इस तरीके से आयोजित किया जाता है। और ये कहाँ होता है? यूएसए के हवाई द्वीप, अमेरिका के हवाई द्वीप पे किया जाएगा जुलाई में। दुनिया के 22 देश इसमें शामिल होते हैं और भारत भी इसका हिस्सा है। भारत भी इस नौसैनिक अभ्यास में शामिल होता है। तो पूछ सकता है कि रिम ऑफ पैसिफिक क्या है? रिम, ये याद रखिएगा, रिंग नहीं है, ये रिम है। रिम ऑफ पैसिफिक क्या है? तो आप बताएंगे कि ये नौसैनिक अभ्यास है। पूछ सकता है कि ये रिम ऑफ पैसिफिक जो नौसैनिक अभ्यास है ये कहाँ आयोजित किया जाता है, किसके द्वारा आयोजित किया जाता है? तो ये अमेरिका के द्वारा, यूएसए के द्वारा आयोजित किया जाता है। पूछ सकता है कहाँ आयोजित किया जाता है, तो आप बताएंगे हवाई द्वीप, अमेरिका के हवाई द्वीप पे शुरू किया जाता है। पूछ सकता है कि क्या भारत इसका हिस्सा है, तो आप बताएंगे कि जी बिल्कुल हिस्सा है और ये दुनिया का सबसे बड़ा नौसैनिक अभ्यास है। तो
प्रशांत महासागर में ये किया जाता है, रिम ऑफ पैसिफिक। और हवाई द्वीप कई कारणों से प्रसिद्ध है, इसकी चर्चा हम लोग जीके की क्लास में करेंगे। तो ये यहाँ आयोजित किया जाता है, रिम ऑफ पैसिफिक, अमेरिका में, हवाई द्वीप पे। इसको याद रखिएगा। बहुत ज़्यादा देश यानी 22 देश इसमें शामिल होते हैं और हर सम वर्ष में ये आयोजित किया जाता है। चलिए अगले टॉपिक पे हम चलते हैं। श्री टी.एस. त्रिमूर्ति, ये कौन है? श्री टी.एस. त्रिमूर्ति को भारत के राष्ट्रपति ने संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत का स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया है। आप जानते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ जो है वो वैश्विक स्तर पर सबसे बड़ी संस्था है। पूरी व्यवस्था को चलाने में संयुक्त राष्ट्र संघ की एक महत्वपूर्ण भूमिका है और 24 अक्टूबर 1945 को ऑफिशियली ये अस्तित्व में आया था। इसी कारण 24 अक्टूबर प्रत्येक वर्ष जो है वो संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इस समय 194 देश शामिल हैं संयुक्त राष्ट्र संघ में और भारत, हर देश का एक प्रतिनिधि वहाँ स्थायी होता है। भारत के अभी जो प्रतिनिधि थे श्री अकबरुद्दीन साहब, उनका स्थान, उनका कार्यकाल पूरा हो चुका है, तो उनका स्थान लिया है अब श्री टी.एस. त्रिमूर्ति ने। तो टी.एस. त्रिमूर्ति साहब जो है अब वो भारत के स्थायी प्रतिनिधि हैं संयुक्त राष्ट्र संघ में। चलिए, तो सीधा प्रश्न है कि टी.एस. मूर्ति हाल ही में चर्चा में रहे। क्यों रहे चर्चा में? क्योंकि उन्हें यूएनओ में भारत का स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है। या इस क्वेश्चन को टेस्ट करके ऐसे भी पूछ सकता है कि निम्न में से किसे संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत का स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है? तो आप बता सकते हैं कि श्री टी.एस. त्रिमूर्ति साहब हैं। पूछ सकता है कि टी.एस. त्रिमूर्ति साहब ने संयुक्त राष्ट्र संघ में किसका स्थान लिया? तो आप बता सकते हैं कि श्री अकबरुद्दीन साहब का स्थान इन्होंने लिया है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। नासा, आप जानते हैं कि स्पेस में जो भी गतिविधियां संचालित होते हैं अमेरिका द्वारा, वो सारा संचालन नासा के द्वारा किया जाता है। पिछले वीडियो में मैंने इसको फुल फॉर्म भी दिया था। नासा ये मंगल ग्रह पर अपना एक यान भेज रहा है और वहाँ पर उड़ानें भरेंगी हेलीकॉप्टर पहली बार। तो उस हेलीकॉप्टर को महत्वपूर्ण ये इसलिए बन जाता है ये प्रश्न, क्योंकि भारतीय मूल की 17 वर्षीय लड़की वनीजा रूपाणी, इन्होंने इस हेलीकॉप्टर का नामकरण किया है। दरअसल अमेरिका में नासा ने एक प्रतियोगिता आयोजित की थी, नेम द रोवर। मैं यहां लिख देता हूं, नेम द रोवर। एक प्रतियोगिता थी जहां बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे थे और स्कूली छात्रा हैं वनीजा रूपाणी, इन्होंने भी इस प्रतियोगिता में भाग लिया और इनको विजेता घोषित किया गया और इन्होंने इस हेलीकॉप्टर का नामकरण किया। क्या नाम दिया? इंजन्यूटी नाम दिया। तो इसलिए चूंकि भारतीय मूल की बच्ची है, महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है ये कि नासा का जो मंगल ग्रह पे एक यान जा रहा है, ये भेजा जाएगा नासा द्वारा फरवरी 2021 में ये यान भेजा जाएगा मंगल ग्रह पे। जो मंगल ग्रह पर एक स्थान है जेजेरो गड्ढा, ये एक झील है जो लगभग 3.5 अरब वर्ष पहले बनी थी। जेजेरो गड्ढा है, यहीं उतरेगा ये यान और यहां से वो अपना जो है हवाई गतिविधि शुरू करेगा। तो इसको नाम दिया इंजन्यूटी वनीजा रूपाणी ने, और ये भारतीय मूल की हैं, इसलिए ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण बन जाता है। तो कई प्रश्न कि इंजन्यूटी क्या है? तो इंजन्यूटी जो है वो हेलीकॉप्टर है जो पहली बार मंगल ग्रह पे जा रहा है। दूसरी चीज कि इंजन्यूटी जो है उसका नामकरण किसने किया? तो भारतीय मूल की वनीजा रूपाणी ने किया।
तो ये कहाँ उतरेगा, तो ये J0 गड्ढा जो है वहां पर ये उतरेगा। और ये नेम द रोवर जो नासा की एक प्रतियोगिता है उसमें इनको विजेता घोषित किया गया था वनीजा रुपाड़ी को। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन भी अपने आप में महत्वपूर्ण है। अब अगले टॉपिक पे मैं आता हूं। महत्वपूर्ण प्रश्न है और क्वेश्चन बन सकता है इससे। थंगजाम धावली, थंगजाम धावली सिंह, थंगजाम धावली सिंह ये कौन है? ये मणिपुर के डॉक्टर हैं और इनको एक बहुत महत्वपूर्ण पुरस्कार मिला है, ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन। ये जापान का सम्मान है जिसे दिया है जापान सरकार ने, जो ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन के नाम से दिया जाता है। और क्यों दिया गया है ये डॉक्टर थंगजाम धावली को? क्योंकि इन्होंने भारत और जापान के रिश्तों को मजबूत करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है, थंगजाम धावली सिंह जी ने। तो इनको मिला है जापान का ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन, याद रखिएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है बधावन, बधावन बंदरगाह महाराष्ट्र में है। ये 13वां भारत का 13वां बंदरगाह बना है। भारत का 13वां बंदरगाह कौन सा बना है? बधावन। कहां पर स्थित है? महाराष्ट्र में। तो बधावन बंदरगाह जो है भारत का कौन सा बंदरगाह है? 13वां बंदरगाह है। कहां पे? महाराष्ट्र में। तो मित्रों, इस वीडियो के माध्यम से बड़े सरल तरीके से मैंने प्रश्नों को आपके सामने रखा। प्रश्न रूप में न रख करके मैंने पॉइंट रूप में इसको रखा। प्रश्न मैंने क्रिएट किए कि कौन कौन से प्रश्न इससे बन सकते हैं। तो वीडियोस देखते समय अगर एक बार में आप कैच ना कर पा रहे हैं तो कॉपी पेन के साथ बैठें, लिखें। जो अतिरिक्त चीज़ें मैं इनको एक्सप्लेन करते समय बोलता हूं तो वो भी आप पॉइंट्स नोट कर लिया करें, ये महत्वपूर्ण है। और मेरी पूरी कोशिश यही है, जो मैंने शुरू से और बार बार कहता हूं, कि कम परिश्रम में आपकी सफलता सुनिश्चित की जाए। इसी दिशा में हमारा ये निरंतर प्रयास चल रहा है। तो सीमित रूप से मैंने ज़्यादातर महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपके सामने रखा है। और क्लासेस से जुड़े रहिए, आप वीडियोस से जुड़े रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, निवेदन है, और टिप्पणी भी करते रहिए। हमारा मनोबल ऊंचा करते रहिए, हम आपकी सफलता सुनिश्चित करेंगे, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। तो अगले वीडियो में इसके आगे की चीज़ें हम कवर करेंगे। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आप जुड़े रहिए और निश्चय ही करंट अफेयर्स के सारे क्वेश्चन आपके वनडे एग्जाम के हम इसमें कवर करेंगे, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। और कोशिश यही होगी कि आप याद कर लें वीडियोस को देख के। धन्यवाद।